आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 5 और 6 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने पार्टनर किया है राष्ट्रीय रक्षा इंस्टीट्यूट के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज का काम होगा कि कैसे हम इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है वो और अच्छा कर पाए, और कैसे जो हम डिफेंस है उसको ट्रेनिंग दे पाए, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। इसी इवेंट में एक और चीज़ लॉन्च किया गया है कि एक तरह का ये एग्जीबिशन लॉन्च किया गया है। ये है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशन, जिसके अंतर्गत जो ये स्टार्टअप्स हैं वो आएंगे और कैसे जो है हम इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जीबिशन है इसके बारे में भी, ठीक है। तो इतना ही था न्यूज़ यार, डीप में ज़रूरत भी नहीं है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है न्यूज़। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, ये स्टेट का न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है किंग कोबरा, जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। पहले तो हम समझते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या रहता है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें से जो आपको गुजरात से, महाराष्ट्र से कवर होते हुए जो तमिलनाडु वाले साइड में जाता है, ठीक है, कर्नाटका, फिर जो केरल वाले साइड पे जाता है, तो उस जगह को बोला जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ईस्टर्न घाट जो इस साइड वाला रहता है, उड़ीसा, जो महानदी बेसिन रहता है, इस वाले साइड को बोला जाता है ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट में ये जो है स्नेक मिलता है जो कि किंग कोबरा है। और ये स्नेक जो है स्पेशल स्नेक है बाकी स्नेक से, जिसकी वजह से ये जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। अगर हम इसके बारे में समझें तो ये जो स्नेक है ये ब्लैकिश ब्राउन बॉडी का है विथ पिपल बैंड्स, मतलब ये बैंड्स देख रहे हो ना, पिपल बैंड्स, ये कुछ ऐसा करके पिपल बैंड्स है। और इसका जो बेली है वो क्रीम येलो का है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 10 फीट लंबा हाइट इसकी हो सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी की भी हो सकती है। तो ये जो किंग कोबरा है इसका नाम रखा गया है कलिंगा। कलिंगा नाम रखा गया है। और ये कलिंगा किस तरह रखा गया है, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है पी शंकर जी। तो पी शंकर जी और उनकी टीम ने ये अनाउंसमेंट की है, और इन्होंने ही ये सांप सांप को ढूंढा हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटका में ये सांप मिलता है और वेस्टर्न घाट पे मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब कलिंगा की बात करें तो कलिंगा का मतलब क्या हुआ, कलिंगा मतलब हो गया डार्क, और डार्क रिफ्लेक्टिंग द स्नेक, तो इसलिए इसका नाम कलिंगा रखा गया है। और ये कर्नाटक में बेसिकली पाया जाता है। अब ये कलिंगा के साथ कुछ ऐसे भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थन जो कोबरा है उसको क्या बोला जाता है, उसके बाद जो उड़ा किंग कोबरा है उसको क्या बोला जाता है। अब यहाँ से वो चीज़ें भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी लेस बोर्ड में आता है बिकॉज ये स्टेट का न्यूज़ है, और स्टेट का न्यूज़ ज़्यादा कोई पूछ नहीं जाते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है कि कौन से गवर्नमेंट ने जो है किंग कोबरा जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है उसका नाम किस गवर्नमेंट रखा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रहेगा। उसके बाद आपको इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्या नाम रखा गया है, जो भी ये स्नेक है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और इसको किसने डिस्कवर किया ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा आपको इधर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक लॉन्चेस है, और जो भी कंटेंट है अब इसके बाद जो आपको टेबल फॉर्म में मिलने वाला है, और माइंड मैपिंग वाला कंटेंट खत्म हो गया। और टेबल फॉर्म में रहने का कारण ये रहता है कि टेबल फॉर्म में कुछ कंटेंट पढ़ना ईजी रहता है, और कुछ कंटेंट जो है माइंड मैपिंग में पढ़ना ईजी रहता है। और लॉन्चेस हो गया, अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, इसको टेबल फॉर्म में पढ़ो, डेली पढ़ो या तो वीकली पढ़ो या मंथली पढ़ो, ठीक है। आपको लास्ट में मंथली में टेबल फॉर्म में पढ़ना है बिकॉज रीजन भी टेबल फॉर्म में होता है। और अभी से क्यों ना हम डेली में ही जो टेबल फॉर्म में पढ़े, तो इसी वजह से आपको जो कंटेंट मिलता है मेरा वो टेबल फॉर्म ही मिलना चालू हो जाता है डेली से ही, ठीक है। तो ये जो है पढ़ते हैं, पहला लॉन्चेस क्या आ रहा है, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है कल। ई सन की पोर्टल जो है ये एपीआई बेस्ड है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटीग्रेटेड है। और ये जो भी इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, वो बताने का काम करेगा। और ये जो भी डेटा रहेगा ये एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एनडीएपी, मतलब कि नेशनल डेटा एंड एनालिसिस प्रोग्राम। तो इसके साथ ये इंडिकेट रहेगा ये पोर्टल, और यहाँ से जो है डेटा लिया जाएगा। अब इस पोर्टल के बारे में हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं, पोर्टल दिखता कैसा है, क्या है ये पोर्टल। जैसे कि आप देख सकते हो ये पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ पे एक्सप्लोर इंडिया पब्लिक डेटा, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स जितने मिनिस्ट्री है वो सबका आपको पब्लिक डेटा मिल जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पब्लिक डेटा मिल जाएगा, फिर एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट एंड कल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर, डिफेंस, सब आपको मिल जाएगा, टूरिज्म, सब मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबका आपके डेटा मिल जाएंगे। हम देखते हैं जैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, तो ये लोड हो चुका है।
तो इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, उसके ऊपर पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप अगर जाना चाहो तो जाके आप देख सकते हो, और जो भी डेटा है कंपनी का वो आप इधर जाके इस वाले वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। तो ये वाला वेबसाइट यूज़ करने वाली है, और ये पोर्टल में यहीं से डेटा जो है शेयर होगा। इसके साथ एक माइक्रो डेटा पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी सेंसस का जो भी सर्वे है उसका डेटा रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया प्रगति सेविंग अकाउंट। प्रगति सेविंग अकाउंट मोस्टली जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया के जो कस्टमर्स हैं उनको जो है टारगेट करता है, और इसका जो है पहले नाम था फार्मर सेविंग अकाउंट, और अब जाके इसको नाम ही चेंज कर दिया गया है बाय प्रगति सेविंग अकाउंट। अब प्रगति सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये एचडीएफसी ने पार्टनर किया है बिग हार्ट के साथ, और ये जो है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देने का काम करेगा। जो भी फार्मर के टूल्स हैं उसको, ठीक है, जो फार्मर की मशीन्स होती है, एग्रीकल्चर में जो मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हेल्प करने, उसको जो है फाइनेंस करने का काम करेगा ये प्रगति सेविंग अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है लॉन्चेस ये भी बैंक की तरफ से आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रहा है। ये आ रहा है कैनरा एचसीबीसी लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कैनरा जो है एचसीबीसी जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके साथ पार्टनर करके ये लॉन्च किया है। ये एक तरह का ओमनी जेन एआई जो है प्लेटफॉर्म है, जो कि पहला प्लेटफॉर्म है जो कि एआई सॉल्यूशन देने का काम करेगा रिस्क इवोल्यूशन करने के लिए। अब कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं, कुछ मीडियम रिस्क केसेस होते हैं, और कुछ लो रिस्क केसेस होते हैं। हाई रिस्क केसेस कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है, अभी नया-नया स्टार्टअप चालू हुआ है, और अब उसका पता नहीं ना वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वो मार्केट में जब उतरेगा, उसके ऊपर कितनी कॉम्पिटिशन होगी, कितना मतलब डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है कि वो चलेगा कि नहीं। इसी के अगेंस्ट में अगर कोई बिज़नेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कुछ 20 साल से, और वो अपना बिज़नेस कर रहा है, तो उस केस में वो लो रिस्क केसेस में आ जाता है, ठीक है? तो वैसे कुछ डिफरेंट जो है केसेस में बाँटे हुए हैं जितने भी बैंक होती है, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इसका क्राइटेरिया बता दिया हुआ है कि बैंक जो है लो रिस्क में बाँटती है, हाई रिस्क में बाँटती है, मीडियम रिस्क में बाँटती है। तो अगर कोई स्टार्टअप है जो हाई रिस्क में आती है, तो उसको जो है एनालाइज़ करने का काम करेगा ये ओमनी जेन एआई, और ये एआई जो है बिल्ड किया है ये अमेज़न वेब बेस्ड सर्विस पर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब कैनाडा एचसीबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें कैनाडा की 51% टैग है, उसके बाद एचसीबीसी इंश्योरेंस कंपनी का 26% टैग है, और पीएनबी अगर देखें तो 23% टैग है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि किसका कितना टैग है, बिकॉज़ अगर हम देखें कि आईपीएस पीओ में ही अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक आईपीएस पीओ में या किस में आया था कि आईपीएस पीओ नहीं, आई थिंक उससे पहले वाला जो एग्ज़ाम से आरआरबी क्लर्क में या आईपीएस क्लर्क में भी क्वेश्चन आया था कि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है पार्टनर किया था जूरिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो उसमें से कोटक महिंद्रा बैंक और जूरिस इंश्योरेंस कंपनी का जो है शेयर पूछा था कि कितना-कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एक स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ है जो कि आ रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया है बिजली साखी योजना। जैसे नाम से पता लग रहा है कि बिजली बिजली के रिलेटेड कुछ होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होगा, और साखी जैसे वुमेन को जो है रिलेट किया जाता है। तो ये जो भी ट्राइबल डोमिनेट जसपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको एम्पावर करने का काम करेगा, जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनको, कि वो जो है मीटर रीड कर पाए, ठीक है? अब आपको पता सबके घर में मीटर लगा रहता है, तो वो मीटर रीड करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वहाँ से आता है और आपका जो है मीटर देख के चला जाता है और बताता है कि आपका इतना पैसा हो चुका है। बट कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ट्राइबल वाले जगह ऐसी है जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है वो नहीं जा पाते, या तो एम्प्लॉइज़ कम होने की वजह से वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से ये जो है बिजली साक्षी योजना लॉन्च किया है। जिसके अंतर्गत जो भी वुमेन्स हैं उनको भी एम्पावर किया जाएगा कि वो कैसे जो है रीड करें मीटर्स को, और रिमोट एरिया में, और उसके आगे इसमें जो गवर्नमेंट है कुछ न कुछ पैसे भी देगी। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये ट्रेन करेंगे कुछ 21 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को, और इनको बोला गया है बिजली साक्षी, और इनको ये जो है मीटर रीड करेंगे, जिसके अंतर्गत उनको हर एक मीटर में 12 रुपए करके पैसे मिलने वाला है। और टोटल मंथली की बात करें तो इनको 4 से 6,000 रुपए इनको पैसे मिलेंगे, और ये जो अलाइन्ड है विद दी लखपति दीदी के बारे में आपको पता होगा। तो लखपति दीदी के ऊपर जो है ये अलाइन्ड भी है ये स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्स है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सेलिब्रेशन ऑफ द डे, जो कि बनाया जा रहा है गोल्डन जुबली ऑफ डायमंड जुबली ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और ये जो है न्यू दिल्ली में बनाया गया है। इसको सेलिब्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन।
अगर इसकी बात करें कि ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसको फॉर्म्ड हुआ था 1964 में। अब जो है 60 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका डायमंड ज्वेलरी बनाया जा रहा है। इसको जो है फाउंड किया था डीआर गित्कल और फिर एम पटेल ने। तो ये दोनों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। नेक्स्ट सेलिब्रेशन में बढ़े तो एक है 100 रुपये का जो है कॉइन रिलीज किया गया है, और ये रिलीज किया गया है जो 100 ईयर ऑफ एसबीआई का जो ये ब्रांच है, और ये मुंबई बेस्ड ब्रांच है। इसके लिए ये जो 100 रुपये रिलीज किया गया है, क्योंकि ये वाला ब्रांच का 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये जो सेलिब्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसी के दौरान जो है एसबीआई ने 5th एडिशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एसबीआई भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बताया गया कि एसबीआई की कैसी जर्नी है 1981 से लेकर 1996 तक। तो इधर बताया गया है। नेशनल बढ़ता है तो नेशनल अवार्ड की तरफ से आ रहा है कि 52 इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ये अवार्ड जो है 2 तरह के दिए जाते हैं। एक तो डायरेक्टर अवार्ड दिया जाता है, और एक दिया जाता है फाउंडर अवार्ड। जो फाउंडर अवार्ड दिया गया है वो डेविड को दिया गया है, जो कि अमेरिकन राइटर प्रोड्यूसर है। और जो डायरेक्टर अवार्ड है ये दिया गया है डूमस को, जो कि सीईओ है गूमत के। ठीक है, और ये पेरिस बेस्ड, ये पेरिस से बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस। और इस इवेंट को जो है होस्ट किया था वीरदास ने। वीरदास जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने ये होस्ट किया, ये भी आपको याद रखना है। ये इवेंट को होस्ट करने वाले पहले इंडियन कौन है? वीरदास। और वीरदास की बात करें तो इन्होंने 2023 में जो एमी फॉर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड है ये भी जीता था, और ये जीता था फॉर हिज नेटफ्लिक्स स्पेशल लैंडिंग, एक तरह का वेब सीरीज था उसके लिए। तो ये इंडिया के पहले कॉमेडियन बन चुके थे जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर की बात करें तो आप देख सकते हो ब्रिटिश के एक्टर है स्पिल, तो इन्होंने जीता है ये। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, तो ये अजीब सा ही नाम है यार, ये देख लेना। ठीक है, इन्होंने जीता है। उसके बाद बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, तो ये जीते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीते हैं। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे की बात करें तो 11th सारेक्स एक्स मिलिट्री मरीन टाइम एक्सरसाइज हो रहा था, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कराया जा रहा था, और ये कोची केरला में हो रहा था। ये एक तरह का बैनरल एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय नेशनल मरीन टाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के द्वारा। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ध्यान देना आपको। इसका थीम है एंश्योरिंग रिसर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रिलीजन कॉपरेशन। तो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज जो है एनएसजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये एक्सरसाइज जो है पहला एक्सरसाइज है, आपको मिलेगा एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, और ये 10th जॉइंट नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज है। और दूसरा जो है एक्सरसाइज विस्टॉक कवच, और ये 8th नेशनल जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है आईईडी एक्सरसाइज। तो आईईडी एक तरह का बॉम्ब होता है जिसके लिए एक्सरसाइज किया गया, कैसे इस बॉम्ब को जो है डिफ्यूज किया जाए। तो इसके लिए जो एनएसजी ने पार्टनर किए हैं जो स्टेट के जो फोर्सेस हैं उनके साथ, कि कैसे जो है हम टेररिस्ट को टैकल कर सकते हैं, और कैसे जो है बॉम्ब को जो है डिस्पोज कर सकते हैं। उसी के लिए जो है ये जो है लॉन्च किया गया ये एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज हो रहा था गुरुग्राम हरियाणा में, और इसको एनएसजी ऑर्गेनाइज कर रहा था। इसे आपको ध्यान देनी है। इस एक्सरसाइज में जो है टोटल 31 टीम्स आए थे फ्रॉम 11 स्टेट्स, और 10 टीम्स ऐसे थे जो सीएपीएफ फोर्स है, जिसमें एसएसबी आती है, आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी, आईटीबीपी मिल जाएगी, बीएसएफ मिल जाएगी, वहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी थोड़ी। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इतना इशू नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि एनएसजी ने ये 2 एक्सरसाइज लॉन्च किया है, और ये हो कहाँ पे रहा है, ये हो रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट चीज़ से बढ़े तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स ने पार्टनर किया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, और दोनों मिलके जो है प्रोजेक्ट, जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये इम्प्लीमेंट करेंगे 4 जगह पे। एक है फिजी माडागास्कर पे जो है ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये बनाएंगे। अब ये सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया कंट्रीब्यूट करने जा रहा है वो 2 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके अंदर देखें तो टोटल 5 की फोकस एरिया है जिसमें काम करेंगे। एक है सोलराइज हेल्थ केयर, एक है कोल्ड स्टोरेज की कोल्ड स्टोरेज जो रहने वाला है, एग्रीकल्चर लॉसेज जिसके से कम हो तो वो सोलर बेसिस पे बनाया जाए। सोलर पंपिंग बनाया जाए, सोलर पंप बनाया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अच्छा हो पाए एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसके लिए सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाए। उसके बाद क्लीन एनर्जी मॉडल भी बनाया जाए। अगर इसको आपको रिमेंबर ट्रिक के थ्रू याद रखना तो इसके ऐसे याद रख सकते हो कि ये 5 जो की फोकस एरिया है, हेल्थ एंड कोल्ड स्टोरेज नीड सोलर पंप
फॉर इकोनॉमिक क्लीननेस। तो ये एक मेंबर ट्रिक है, आप यहाँ से जो भी ये 5 जो की इवेंट है ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चले तो ये आ रहा है कि नासा ने पार्टनर किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ और एक अर्थ को पायलट एआई बेस्ड चैटबॉट जो है लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी पर्सन को कोई भी क्यूरी हो अर्थ के रिलेटेड कि अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए या कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वो निकाल सकता है बाय यूजिंग दिस अर्थ को पायलट। तो ये जो अर्थ को पायलट है ये पार्ट है ओपन साइंस इनिशिएटिव का जो कि नासा का है। और नासा क्या करने वाले माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्वर है वो यूज़ करेगी और इसके अंदर बोला जा रहा है कि कुछ 100 पेटाबाइट डेटा रहने वाला है अर्थ साइंस का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पार्टनर किया है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड के साथ और दोनों मिलकर जो स्टैब्लिश करने जा रहे हैं ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों का जो है 50-50% जो है जॉइंट वर्चुअली रहने वाली है जो कि रेन्यूएबल प्रोजेक्ट बनाने का काम करेंगे दोनों के दोनों। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये आ रहा है जोशी जी को जो है अपॉइंट किया गया है ब्रह्मो एयर स्पेस का चीफ और ये रिप्लेस कर रहे हैं एडी आने राणे को। और मिस्टर जोशी की बात करें तो मिस्टर जोशी जो है इससे पहले बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था जो अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए और इसी के साथ इन्होंने अब अच्छा काम किया है जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर प्रोग्राम है उसमें भी। ठीक है, सरफेस टू एयर प्रोग्राम मतलब क्या, जो जैसे जो भी फाइटर जेट है इन्होंने अगर सॉरी फाइटर जेट नहीं सॉरी ये जब मान लीजिए कि ये कोई ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो सरफेस से अगर कोई फाइटर जेट पे अटैक करता है तो इस केस पे इसको बोला जाता है सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से अटैक किया गया और एयर में अटैक किया गया। तो सरफेस टू एयर जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो अब जो है ये फाइनली चीफ ऑफ ब्रह्मोस एयर स्पेस के बन चुके हैं। अब ब्रह्मो एयर स्पेस की बात करें तो इसमें इंडिया का डीआरडीओ और जो रशिया का एनपीओ है दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया गया है। और इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में को पता होगी, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जिसकी रेंज अब कुछ 800 किलोमीटर तक हो गई है, पहले बहुत कम थी अब बढ़ के जो है 800 किलोमीटर तक कर दी गई है। नेक्स्ट देखे तो ये मल्लिका श्रीनिवासन जी को रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ये वही बोर्ड है जो भी सेंट्रल पीएसयू है उसके लिए जो चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किया जाता है। तो इनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया था और इनको बियॉन्ड 65 एज के बाद भी इनको जो है अलाउ कर दिया गया है। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है अभी नवंबर 2024 में ख़त्म होने वाली थी और पहली बार जो इनको अपॉइंटमेंट किया गया था वो अप्रैल 2021 में किया गया था। अगर इनकी बात करें तो ये जो है फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडर है जो कि पीएसबी को हेड कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देनी कि ये पहले प्राइवेट सेक्टर लैंडर है जो कि कोई पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड को जो है हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट एक आरबीआई का बुलेटिन आया था नवंबर महीने में, उसको कवर करते हैं। और इसके अंतर्गत बोला है कि आरबीआई का जो नेट परचेज है वो 8.52 बिलियन फॉरेन करेंसी एसिड हो चुका है। और अगर बात करें कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 उसके इसमें जो था वो 17 बिलियन के आसपास था। तो एज ऑफ सितंबर 2024 आरबीआई जो ब्रॉड कर रहा है नेट परचेज ऑफ 32.27 बिलियन जिसमें इंक्लूड है 9.6 बिलियन सितंबर का महीने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर नेक्स्ट देखिए तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है आरबीआई कर रहा है वो मिलेगा आपको 7.9 बिलियन और ये मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 फर्स्ट हाफ में। मतलब फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपका, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये जो है आपका डेटा होने वाला। नेक्स्ट स्पोर्ट्स ऑफ द न्यूज़ और स्पोर्ट्स ऑफ द डे में चले तो ये आपको मिलेगा कि अभी ये 28 इंटरनेशनल विजार्ड स्नूकर फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड विजार्ड चैंपियनशिप 2024 जो कि दोहा कतर में हो रहा था। इसमें इंडिया की तरफ से जो पंकज अडवाणी जी है इन्होंने जीता और इन्होंने डिफीट किया रॉबर्ट हॉल को। और ये जो इवेंट हो रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया कतर में हो रहा था, तो कतर की जो ब्लिजर्ड और स्नूकर फेडरेशन है इन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया था। तो ये हो गया हमारा 2 दिन का करंट अफेयर्स 5th और 6th दिसंबर का। और अगर आपको इसी फॉर्म में अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप इधर जाके वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगले वीडियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।